नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, यह जो वीडियो है विशेषकर 7वें चरण से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैं पर डे वीडियो बनाने का कार्य नहीं करता हूँ। कुछ खास अपडेट होते हैं, कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है, तब आपके समक्ष में आता हूँ। इतने दिन से ना आने का यही कारण था कि बहुत सारे अफ़वाह आसपास के माहौल में इतने ज़्यादा गूंज रहे थे, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। लेकिन कुछ जानकारी हासिल हुई है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, और उस सूत्रधार से पता होने के बाद ही मैं समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ आपके समझ में जो नहीं आई है, उस विषय में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आज। चलिए, जानकारी एक-एक बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, चूँकि मैं लेकर इसको बैठा हुआ हूँ कि आज क्या-क्या मुद्दे पर मैं ज़िक्र करूँगा आपके समक्ष, ताकि आपकी जो भी भ्रांतियाँ हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, उसको दूर किया जा सके। तो सबसे बात मैं पहले करूँगा नियमावली अपडेट का। देखिए साथियों, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि नियमावली फ़रवरी में ही आएगी। और जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि नियमावली फ़रवरी में आने की संपूर्ण गारंटी दी जाती है, तो गारंटी पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि आने की उम्मीद जताई जा रही है, चूँकि विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाला है, तारांकिक प्रश्न के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य रहता है, तो वहाँ पर यह एक स्थिति बनी हुई है कि अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसके लिए जवाब तैयार होना ज़रूरी है। और शिक्षा विभाग को लेकर कुछ खास ही बिहार में उथल-पुथल मची हुई है। आज वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि पहले मैं आम बजट को देख लेता। जैसा कि सभी जानते हैं कि बिहार का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ इस बजट में, जिसका सबसे बेसब्री से इंतज़ार था। साथियों, यह एक बहुत निराशाजनक हम सब के लिए है, क्योंकि जो भी 7वां चरण की बहाली होगी उस पर बजट का होना बहुत ज़रूरी है। सरकार भी गोल-गोल घुमा रही थी इस बजट को लेकर ही। बजट में इन्होंने अपने पक्ष को रखा कि हमें इतने की आवश्यकता है, हमें इतने मिलने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अनदेखा किया। अब कारण जो भी हो, यह आप सबके सामने प्रेजेंट है, किसी से कोई चीज़ छुपा नहीं है कि कारण क्या हो सकते हैं। अब बिहार सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती है ये कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया कैसे कराई जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बयान में हमेशा सुनने को मिलता है, कोई अस्थाई नहीं मिलता है, अस्थाई तरीके से मिलता है। कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 3 लाख तक की बहाली दिखाई जाती है शिक्षा विभाग में। यानी सबसे बड़ा जो विभाग कहा जाए बहाली के स्तर से, शिक्षा विभाग बना हुआ है इस समय। तो साथियों, इसमें पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जो सरकार को जो उम्मीद थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, यह उम्मीद पूर्ण रूप से ध्वस्त हुई दिखाई दे रही है। एक संशय की स्थिति ये बनी हुई है। देखिए, इससे होगा क्या, आप बता रहे हैं। इससे देखिए, इससे बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब कैसे प्रयास किया जाएगा? मेरी जो प्रोबेबिलिटी है, मेरी जो जानकारी निकल के सामने आई है, जो मेरा समझ है, मैं आप सबके सामने बयाँ कर रहा हूँ। अगर समझ में कोई प्रकार की अगर जो जानकारी ऐसा लगे आपको कि नहीं ये जानकारी स्पष्ट रूप से सही नहीं है, तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से हमें बोल सकते हैं। बिल्कुल ये कमेंट सेट हमेशा खुला रहता है आप सबके लिए। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात देखिएगा, सरकार यह गुमराह करने का काम बेखूबी कर रही है। सरकार बार-बार यह कर रही है कि बहाली की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी, और वह खेल रही है नियमावली के ऊपर। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यह नियमावली क्या कोई बिरबल की खिचड़ी है कि इतनी जल्दी मतलब उनसे नहीं बन रही है। अभी इन्होंने बिरबल की खिचड़ी को भी फ़ेल कर दिया है। नियमावली इतने दूर तक चली गई है, पता नहीं फर्स्ट कैबिनेट की कलम कहाँ गुम हुआ है, इसका अंदाज़ा ही नहीं लग रहा है। नियमावली कहाँ पक रही है, ये भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है। यह सब का एक ही मोटो है, हमें किसी भी तरीके से इसे डिले कराया जाए। यानी एक तरीके से मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो बहाली की प्रक्रिया को थोड़ा और दूर ले जाया जा सके, जितना हो सकता है। देखिए, इसमें इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा कि कॉमर्स से संबंधित जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, उनकी टेट का आयोजन करने के लिए फॉर्म फिल किया गया। देखिए, सरकार छोटी-छोटी गलतियों को इसलिए छोड़ती है कि बच्चे उस पर ध्यान दें और ध्यान के साथ जाएँ और कोर्ट में जाकर उसे उस चीज़ को दिखाएँ कि सरकार द्वारा ये गलती की गई है और यह गलती नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से आम अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। उसी दौरान सरकार ने एक गलतियाँ बहुत आराम और अच्छे तरीके से किया है ईडब्ल्यूएस से संबंधित। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान 2020 नियमावली में स्पष्ट तरीके से दिया गया है कि 5% आपको वेटेज मिलेगा। यानी जो भी आपके पीजी का मार्क्स होगा, उसमें 5% आपको छूट दी जाएगी। अगर आप 50% एक मिनिमम रखा गया है, उसे 5% छूट के साथ 45% अंक के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इस प्रावधान को उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए इस फॉर्म को फिल कराया।
आपको मैं स्पष्ट जानकारी दे देना चाहता हूं कि इसके लिए कुछ अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, जिनका प्राप्तांक जो पाया हुआ है, किसी का 47 है, किसी को 48 मिला हुआ है पीजी में, वह कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाए हुए हैं, कोर्ट के शरण में गए हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब कोर्ट की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो बहाली कहाँ तक जाती है, यह किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को ये फिर से बताना चाहूँगा कि सरकार ने यह जानबूझ के कमी की है ताकि किसी भी तरीके से इस बहाली को आगे तक बढ़ाया जाए। अब मैं आपको एक और बात इससे स्पष्ट करना चाहूँगा, बहाली की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जाएँगे। एक यह सोची-समझी प्लानिंग है। अगर ये कहे कि यह किसी प्रकार का मिस्टेक है, एरर है, तो यह कहना अनुचित है। आप समझ सकते हैं कि जो भी बहाली की प्रक्रिया कराई जा रही है, एक विशेष माध्यम से कराई जा रही है। यानी बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है। उसके जो अध्यक्ष हैं, वह सब आईएएस कैटेगरी के होते हैं। उसमें जितने लोग जो वर्क करते हैं, सरकार द्वारा प्रमाणित लोग वर्क करते हैं, कोई ऐरा-गैरा आके तो वर्क नहीं करता है। तो उसमें मिस्टेक होने की जो संभावना है वो 0% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ा मिस्टेक होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस संबंध में किसी का ध्यान नहीं गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह जानबूझकर यह प्रावधान को लागू किया गया ताकि बहाली की प्रक्रिया जो हो डिले हो। बंधुओं, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि यह प्रक्रिया डिले होगी। आप और हम जो सोच रहे हैं कि एकदम हड़ताल करके, तुरंत करके हम किसी भी तरीके से बहाली को अपने घेरे में ला दें, तो सरकार इसके लिए अलग सा रास्ता कोर्ट का दे दिया। अभ्यर्थियों को जिस विषय में अगर सरकार के प्रावधान के अनुसार छूट नहीं दी जाएगी, वो ज़रूर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। तो मेरे साथियों, इसमें तो बहाली फँसेगी, ये तो बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ थी, मैं पहले बात बता दिया था कि बजट से सत्र का इंतज़ार उन सभी को था। बहाली को पैसा का बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने बजट देखा पहले कि बजट का क्या हाल-चाल है, क्या माहौल है, लेकिन बजट में बिहार को लेकर कुछ विशेष नहीं हुआ, इसलिए एक ये भी समस्या बनी हुई है। साथ में बहाली फँसाने का एक और रास्ता ढूँढ लिया गया है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि नियमावली में एक बहुत अच्छा पॉइंट अभी तक जो मुझे जानकारी मिला हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ये जानकारी आप मतलब आप इसे अपने दायरे में रखें या ना रखें, लेकिन अभी जानकारी मुझे मिला हुआ है इस चीज़ को कि सुप्रीम कोर्ट में जो बीटीसी और बीएड का जो केस चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी-सी प्रभाव देखने को मिल रहा है। मेरे ख़्याल से यह तो कोई बहुत विशेष बात नहीं होता है, लेकिन जो भी विशेषज्ञ हैं इसके, वो इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे थे कि नियमावली स्वच्छ तरीके से बनने का प्रयास हो रहा है, जिसमें बार-बार संशोधन ना हो, बार-बार कोर्ट के माहौल ना देखा जाए, या मतलब विशेषज्ञों का कहना है। तो इस संबंध में एक बिंदु ये भी उठ के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केस पेंडिंग फाइनल रिजल्ट के लिए आना बाकी है, पेंडिंग केस का, उसको लेकर भी थोड़ा-सा नियमावली में हल्का सा लेट रखा गया है। नियमावली लेट रखने का ये कोई मुझे विशेष कारण नहीं समझ में आया जो उनके द्वारा बताया गया, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी कारण नहीं माना जा सकता है। नियमावली सबसे बड़ा लेट करने का कारण मेरे नज़र में चुनाव ही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएँगे, देखिएगा हर एक काम बहुत तेज़ी से होगा। और इतिहास गवाह है, मेरे साथियों, इतिहास गवाह है मेरे बंधु, कि जब चुनाव आते हैं तभी बहाली आती है। इसका साक्षात परिणाम 2019 में फॉर्म फिल किया गया। आपको बताना देंगे कि 2019 के बाद 2000 जैसे इलेक्शन कोरोना काल में कराया गया, फिर उसके बाद 2025 में आयोजित की जाएगी। तो आप ही मुझे बताइए कि 2019 से लेकर अभी तक कितनी बहालियाँ हुई हैं? कोई बड़ा बहाली नहीं है। फिर जैसे 2025 आएगा, वैसे आपको बहुत बिग अपडेट देखने को मिलेगा, हर एक तरह से बहालियाँ देखने को मिलेंगी। सिर्फ यह बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है, और सरकार इसमें बखूबी जानती है कि कैसे बेवकूफ़ बनाना है। अभी माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अभी धर्म से बाहर निकलेंगे तब ना शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पता नहीं, आज के इस आधुनिक युग में अभी भी वो सतयुग की बात करते हैं तो थोड़ा-सा संशय की स्थिति बन जाती है। कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षक जो होते हैं किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, पूरे समाज के प्रति समर्पित होते हैं। और हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक गण से जो भी हैं उनको जात-पात से मतलब नहीं होता है। उनकी अपनी योग्यता पर विश्वास होता है, अपने समाज की उन्नति के लिए जो कार्य करते हैं उन पर विश्वास होता है। अपने समाज को किस तरीके से बेहतर कर सकें उन पर ध्यान आकर्षित होता है। तो पता नहीं जिस तरीके से वो फँसाने का काम करें, बहुत कुछ सिर्फ़ समाज को भ्रमित करने का जो कार्य शिक्षा मंत्री द्वारा किया जा रहा है, अगर वो रुक कर सिर्फ़ ये फ़ोकस किया जाए कि किस तरह से विकास किया जाए, तो ये काफ़ी बेहतर होगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करूँगा कि उन अभ्यर्थियों के बारे में ज़रूर सोचें जो अभी क्लास 1 से लेकर 12 के बीच में हैं, जो बिना शिक्षक के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनका भविष्य कहाँ जाएगा? उनके भविष्य का आखिर देख-रेख करने वाला कौन है? माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह रहेगा कि इस पर ज़रूर विशेषकर ध्यान दें। बाकी मुद्दे को हटाते हुए विकास करने के लिए सोच बदलनी होगी।
अगर आज भी आपका सोच वही रहेगा, जात पात पर ही टिका रहेगा, तो फिर विकास कब कीजिएगा? विकास किसी जात को देख के नहीं होती है, किसी समुदाय को देख के नहीं होती है। इसलिए विकास पर फोकस कीजिए, काफ़ी बेहतर होगा। साथियों, एक और बहुत चर्चित विषय बना हुआ था 60-40 का रेशियो। बहुत लोग एक सुनने में आया कि कोई सदस्य थे, माननीय सदस्य, उन्होंने कहा कि पुराने मार्क्स बेस पर होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चूँकि इसका ब्लूप्रिंट हम लोग बहुत पहले ही देख चुके थे। 60-40 होगा। देखिए, आपको बता रहे हैं, बहुत लोग 80-20 कर रहे हैं, 40-20 कर रहे हैं। देखिए, जो भी होगा एकेडमिक मार्क्स तो होगा नहीं, ये कन्फर्म रखिए, इसलिए आप इसमें एकदम ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक और विषय बना हुआ था कि क्या 7वां चरण जब आएगा तो सब एक ही साथ आएगा? तो मेरे साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 7वां चरण कोई भी एक साथ नहीं आएगा। सरकार का एजेंडा है कि इस बहाली को कम से कम ऐसा प्रावधान के तहत किया जाए कि जिसमें हमारे सारे चुनाव भी आ जाए, हम जीत कर आएँ तो जॉइनिंग लेटर दें, जैसे वो पहले करते हुए आया है। तो मेरे साथियों, इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। बस धैर्य बनाए रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने कर्तव्य से बिल्कुल मत भटकें। हमारा जो कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य का पालन करेंगे और जो भी हमारे नेता के द्वारा, यानी नेता क्या, हमारे जो भी साथियों के द्वारा कोई भी सजेशन कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो एक साथ एकत्रित होकर करने की ज़रूरत है। अलग-अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 to 8 अलग करें, 9 से लेकर 12th वाले अलग करें, तो ऐसे मनोबल डाउन होता है, सरकार को एक रास्ता मिल जाता है। आप बँटोगे तो सरकार भी बाँटेगी, आप इकट्ठा होकोगे तो सरकार भी डरेगी। ये तो आप बखूबी आप जानते हैं। तो बिल्कुल, जो भी अपडेट था सामने था। एक और विशेष अपडेट है, लेकिन मैं यहाँ खुल के अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा-सा वक्त लगेगा, जैसे ही समझ में आता है मैं फिर पुनः वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। लेकिन यह तो एकदम वास्तविकता है कि बहाली होगी, बहाली हमको लेना है, लेकिन सरकार इस बहाली को चुनावी खेल में लेके जाना चाहती है और वो सफल भी हो रही है। वहाँ ऐसे-ऐसे कार्य कर रही है जिस वजह से यह सफलता का मार्ग उनके लिए बहुत आसान हो गया है। तो मेरे साथियों, हमें डट के रहना है, डट के कार्य करना है। जैसे कोई नया अपडेट फिर आता है तो मैं फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।